Hello everyone, hope you all are doing well. As you all know, we just completed our chapter first and chapter second of political science for BA third semester students. Now from today we are going to start chapter 3, which is Indian federalism, meaning and its future. So first of all we have to understand what is the meaning of federalism. Federalism, there is a division between the powers of center and state government, and neither the state government nor the central government interfere in their matters. The meaning of फेडरलिज्म देखो यहाँ आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट का जो रिलेशन है देर आर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है. देखो सबसे पहले आपकी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और एक दूसरी होती है आपकी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर्स डिवाइड होती है. देखो ऐसे सेंटर आपके पास अपनी पावर्स होती हैं और स्टेट्स के पास अपनी पावर होती है. वो अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाते हैं. स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और सेंटर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर देते हैं. देखो इन यूनिटरी फॉर्म होता है गवर्नमेंट में देर इज सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, ड्यूअल पॉलिटी होती है, स्टेट्स की अलग सेंटर की अलग. इन फेडरल गवर्नमेंट में द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. एंड बोथ गवर्नमेंट जो अपना काम करती है अपने अपने जुरिडिक्शन में, वो एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं. ठीक है, बट एवरी कंट्री हैज इज ओन मॉडल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. जो इंडिया का सिस्टम है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल है. ना प्योर फेडरलिज्म को फॉलो इंडिया करता है, ना प्योर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है. हम इसके आगे डिस्कस करेंगे फीचर्स कि इंडिया कैसे प्योर फेडरल नहीं है, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल. ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है पर इन प्रैक्टिस जो आपका क्वासी फेडरल है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अभी एग्जाम्पल दूँ, आज आपके पास ऐसे है कि आपके स्टेट वाइज सिटीजनशिप्स है या आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है. अगर सोचो आप बाहर जाते हो आउट ऑफ कंट्री तो आप ये कहते हो कि आई एम सिटीजन ऑफ पंजाब स्टेट एज वेल एज आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया. आप ये कहते हो, आप रिप्रेजेंट किसे करते हो, चाहे आप हरियाणा से हो, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से हो, आप बिहार से हो, जो सी मर्जी स्टेट से हो आप, पर आप रिप्रेजेंट जब इंडिया को बाहर करते हो तो कहते हो ना हम इंडिया के सिटीज़न हैं, इंडिया से आए हम. ये तो नहीं कहते ना मैं पंजाब से सिटीज़न हूँ और इंडिया का भी सिटीज़न हूँ. तो देखो इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है. ठीक है, यहाँ आपको पता लग गया ये कहाँ होता है सिंगल सिटीजनशिप्स. एक ही आपको सिटीजनशिप मिलती है, वो आपको इंडिया की मिलती है. स्टेट वाइज कोई सिटीजनशिप नहीं होती है, आप किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं. ठीक है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर. इसका मतलब इंडिया यहाँ क्या है, यूनिटरी भी है. समझ आ गया. स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करा जा रहा है हर जगह. इसका मतलब यहाँ भी इंडिया यूनिटरी है. ठीक है, पर अब मैं ये कैसे कह सकती हूँ इंडिया फेडरल कैसे है. पावर डिवीजन ऑफ पावर्स है. मोदी थोड़ी सारे स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, आपके अपने सीएम्स हैं स्टेट के, गवर्नर्स हैं स्टेट के. डिवीजन ऑफ पावर है तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ इंडिया फेडरल भी है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ. सेंटर में आपके पास लोकसभा है, राज्यसभा है. यहाँ अगर आप स्टेट वाइज आ जाओगे तो आपके यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, विधान परिषद है आपके पास. ठीक है, विधानसभा है. इसका मतलब इंडिया फेडरल भी है. सिटीजनशिप के मैटर से देखा, कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर से देखा तो हमने देखा कि इंडिया यूनिटरी भी है. तो हम बोल सकते हैं इंडिया क्या है, मिक्सचर है. इंडिया इज अ क्वासी फेडरल सिस्टम. इंडिया इज व्हाट इज, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है. प्योर अगर आपने प्योर फेडरलिज्म देखना है तो देखो सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है यूएसए. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वेयर फेडरल गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, आपके पास स्टेट्स की भी अलग सिटीजनशिप होती है और कंट्री की भी सिटीजनशिप होती है. स्टेट्स का अपना संविधान होता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने अकॉर्डिंग वो लॉ फ्रेम कर रहे हैं. और ऑल ओवर यूएसए का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, अब एक दूसरे के अफेयर्स में वो मेडल नॉट इंटरफेयर नहीं करते हैं वो. ठीक है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेट है वर्ल्ड की जो फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करता है वो क्या आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उसके बाद देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं जो फॉलो करती है. देखो जो ओरिजिन ऑफ द वर्ड फेडरेशन का मतलब कहाँ से आया है, इंग्लिश वर्ड है फेडरेशन, ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से फ्यूडस विच मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट, कि एक ट्रीटी होता है एग्रीमेंट होता है. फेडरल गवर्नमेंट क्या है, एग्रीमेंट है किसके बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में. एंड द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट रिटर्न होती है कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड बोथ सेंटर एंड स्टेट रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है, ये होता है आपका फेडरेशन का मतलब. अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं इंडिया में क्वासी फेडरल का, देखो यहाँ इमरजेंसी जब लग जाती है ना तो स्टेट का जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो खत्म हो जाता है.
जैसे कोई स्टेट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, सीएम सरकार गिर गई, तो कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग गई, इसमें क्या हो जाता है, सेंटर रूल करती है गवर्नर के द्वारा, सेंटर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है वहाँ, कहते हैं ना उत्तराखंड में बहुत बारी लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ हम क्वासी फेडरल सिस्टम है, प्योर फेडरलिज्म नहीं है, ख़त्म भी कर सकते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा। देखो डेफिनेशंस की बात करें, आप कोई भी 2 डेफिनेशन देख लेना जो आपको इजी लगे, पर सबसे जो अच्छी डेफिनेशन है जिन्होंने स्टार्ट ही कंसेप्ट को किया इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये है केसी व्यारे। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये गलत हो गई तो, पर ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। देखो इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड होती है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द होल कंट्री में एंड द गवर्नमेंट फॉर द पार्ट्स ऑफ द कंट्री में होती है, इन सच अ वे दैट ईच गवर्नमेंट इज लीगली इंडिपेंडेंट होती है वो विद इन इट्स ओन स्फेयर में। ठीक है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। फेडरल का मतलब आपने कहा डिवीजन है पावर में, सेंटर और स्टेट्स में, सेंटर ने रूल करा फेडरल। ठीक है, देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित रूप से दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, इतनी जल्दी हम उसे चेंज नहीं कर सकते। सुपरमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, किसी पर्टिकुलर इंसान का राज नहीं है। ड्यूअल पॉलिटी होती है, सेंटर और स्टेट्स की पॉलिटी बटी होती है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंटर और स्टेट्स में, जैसे आपके सब्जेक्ट है, अगर हम आपने इंडिया के देखें आपकी 3 लिस्ट है 7 शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट पे सेंटर कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट्स कानून बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों में से कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी भी है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब 2 हाउसेस में डिवाइड है, डबल सिटीजनशिप्स होती है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ इंडिया में नहीं है, इंडिया में क्या है सिंगल सिटीजनशिप है, पर अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ डबल सिटीजनशिप होती है, डबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है इनका। ठीक है, अब वो करें इंडिया का कैसा फेडरलिज्म है, यहाँ देखो इंडिया का क्या अपना ओन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है, अपने तरीके का। देखो कैसे, इंडिया एक बिग कंट्री एंड पीपल जो है इसमें डिफरेंट कास्ट के, कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट उनके रिलीजन और फेथ है, लैंग्वेज भी यहाँ तक कि एरिया वाइज डिफरेंट होती है। तो इस सिस्टम में हम इतने बिग स्टेट पे हम एक प्लेस पे रन नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन, तो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ना इंडिया पूरी तरह यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो करता है, ना पूरी तरह फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करता है, इसका अपना ओन स्ट्रक्चर है, जैसे क्वासी फेडरलिज्म है, हाफ यूनिटरी हाफ फेडरल। ठीक है, तो पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन अपनी नीड्स होती है जो सिंगल गवर्नमेंट उनकी पूरी नहीं कर सकती है। सो जो फ्रेमर्स जो थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने अडॉप्ट करा था फेडरल सिस्टम इंडिया के लिए, जो आपका देखा जाएगा यहाँ, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज एस्टैब्लिश व्हाट मे बी कॉल्ड ड्यूअल पॉलिटी। आर्टिकल 1 क्या कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूनियन है, आप फेडरल की प्योर फेडरलिज्म नहीं है इंडिया में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड लिख रखा है आर्टिकल 1 में, यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड आप यहाँ प्रैक्टिकल रूप में अगर आप देखना चाहो तो फेडरलिज्म शो होता है कुछ कुछ कंटेक्स्ट में, ना इंडिया प्योर फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, ना प्योर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को करता है, अपने एरिया के नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने ऐसा कानून को फ्रेम करा कि सबका क्या हो, भलाई हो, सबका वेलफेयर आराम से हो जाए, क्योंकि एक गवर्नमेंट सबके बारे में नहीं सोच सकती। देखो क्यों ज़रूरत है फेडरलिज्म की इंडिया में, सबसे बड़ी बात है, हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं कि डिवीजन होना चाहिए सेंटर और स्टेट की पावर में, पर क्यों होना चाहिए। देखो प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपकी आज़ादी की वजह से रियायतें थी पहले बड़ी सारी ना, जो बोलते हैं रियासतें, पता नहीं, हाँ रियासतें थी, रियायतें नहीं रियासतें थी, जैसे हैदराबाद की अपनी होगी, जम्मू कश्मीर का अपना था। तो इसमें क्या होता था, प्रिंसली स्टेट्स थी, राजा राज करते थे ना पर्टिकुलर स्टेट में, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोस्ट सुटेबल माना गया फेडरल सिस्टम, कि वो अपने अकॉर्डिंग चला लेंगे, क्योंकि एकदम आज़ादी हुई तो इन कितनी सारी उनको जोड़ना था इंडिया के अंदर। इंडिया क्या है, डाइवर्सिटी की लैंड है, डिफरेंट एरिया के डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट पीपल होते हैं, उनके अपने अपने, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उनकी अपनी नीड्स हैं, वो यहाँ इधर सुटेबल नहीं होएगा कि यहाँ की गवर्नमेंट उनके लिए कानून बना रही है, तो वो अपने सिस्टम के अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, अपनी ज़रूरतें, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, उन्हें पता है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, यही अगर हम साउथ वालों की बात करें तो उनका अपना सिस्टम है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ की एक पर्टिकुलर लोकल गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है,
तो वहाँ के राज्य का अपना सीएम अपने स्टेट के लिए उद्धार करता है, क्योंकि उसे पता है सेंटर में बैठ के हम हर 28 राज्य 27 राज्यों 29 राज्यों की भलाई नहीं सोच सकते। हमें नहीं पता कौन सी एरिया में क्या ज़रूरत है, वहाँ का लोकल लीडर हो गया या वहाँ का सीएम हो वही जान सकता है। तो ये देखो मोस्ट सुटेबल इसलिए कहा गया क्योंकि इंडिया क्या लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। इंडिया एक बिग स्टेट है। ये देखो यहाँ की जनसंख्या है 135 करोड़ से भी ऊपर की जनसंख्या, या 1-2 लाख की जनसंख्या तो है नहीं कि मैं एक गवर्नमेंट को रन कर रही हूँ। यूएसए में क्या 2-3 करोड़ में ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है। इंडिया में तो 2 करोड़ 3 करोड़ तो यूपी बिहार की वही होगी पॉपुलेशन, ठीक है। इसलिए क्या इंडिया बिग स्टेट है, तो यहाँ फेडरलिज्म ज़रूरी है कि सेंटर के पास अपनी पावर हो, स्टेट के पास अपने पावर्स हो, डिवीजन होना चाहिए। अब क्या डाइवर्सिटी ऑफ रीजनल नीड्स, वही बात है, रीजन वाइज नीड डिफरेंट है। टू प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन, लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन भी देना, उन्हें जागरूक करना। ओल्ड हिस्ट्री ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, इंडिया में क्या था, देखो इंडिया पुराने टाइम से फेडरलिज्म को फॉलो करता आ रहा है। डिवीजन अपना अपना राज्य, अगर हम एंशियंट टाइम पीरियड में देखें मगध का अपना था, ठीक है, उन्होंने अपना रूल करा अपने अपने स्टेट पे, पोरस अपना रूल कर रहे थे। अगर आप इसको हिस्ट्री से जोड़ के देखो तो ओल्ड हिस्ट्री फेडरलिज्म की, डिवीजन था आपके पास। अब फेडरल फीचर्स क्या है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फेडरल फीचर है जिसे हम देख के कह सकते हैं कि जो इंडिया में फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन देखो रिटन है, हमारा ओरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारा क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड है, कैसे रिजिड है, आप अमेंडमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो सिंपल अमेंडमेंट्स होते हैं, किसी राज्य का नाम चेंज करना सिंपल अमेंडमेंट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास कर सकते हो। गुड़गांव से गुरुग्राम करना चाहते हो आप, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। बिल्कुल ये तो जो स्टेट वाइज है, अगर जैसे ओडिशा हो गया इस अकॉर्डिंग ये सिंपल अमेंडमेंट से पास होता है। रिजिड होते हैं कुछ ऐसे प्रोविजन है जिन्हें हमने चेंज करना है, तो हमने मेजोरिटी कौन सी चाहिए, आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एकदम चेंज भी नहीं हो सकता है और इतना रिजिड भी नहीं है ना इतना फ्लेक्सिबल है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, किसी एक पर्टिकुलर राजा का रूल नहीं चलता, वो किसके अकॉर्डिंग कानून बनेगा, पार्लियामेंट में वो कानून बन रहा है तो किसके अकॉर्डिंग बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो किसकी सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। अगर हम प्रियम्बल को पढ़े ना, प्रियम्बल में वर्ड्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल मतलब कि जो हम ये लोग हैं ये अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic and republic, ठीक है। तो कौन दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। इससे हमें क्या पता लगता है, यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है यहाँ। उसके बाद देखो क्या है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट डिवाइड है 7th शेड्यूल में, क्या है सब्जेक्ट डिवाइड है कि यूनियन लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा और कंकरेंट लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा, ठीक है। यूनियन लिस्ट में क्या है 97 सब्जेक्ट है, जैसे जो 42nd अमेंडमेंट के बाद 98 हो गए थे। जैसे फॉरेन अफेयर्स है, वॉर है, डिफेंस है, इंटरनेशनल ट्रीटी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, रेलवे हो गया। इनके लिए कानून कौन बनाएगा, इतने सारे सब्जेक्ट के लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगी, इनके लिए यूनियन लिस्ट है, सेंटर बनाएगी, ठीक है। अब स्टेट लिस्ट में देख लेते हैं, स्टेट लिस्ट में 62 इन द लिस्ट, स्टेट लिस्ट 66 वर इंक्लूडेड, बट 42nd अमेंडमेंट का 62 हो गया। जैसे पुलिस हो गया, जेल्स हो गए, जुडिशियल सिस्टम हो गया, लोअर कोर्ट्स होगी, स्टेट की अपनी लोअर कोर्ट्स होती है। जैसे अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ठीक है, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, इन सब के लिए कानून कौन बनाएगा, इनके लिए स्टेट्स बनाएगी कानून, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, आपके पास दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी पार्लियामेंट भी बना सकते हैं, पर किसका अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के कानून में तो किसका प्रिवेल करेगा, आपका यूनियन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिवेल कर जाएगा। पर कानून दोनों बना सकते हैं। जैसे पीनल कोड हो गया सजा का प्रावधान के लिए, मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, लेबर यूनियंस के लिए यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है आपकी और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूअल पॉलिटी है। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब कि सेंटर अपना एरिया में काम कर रही है, जुरिडिक्शन में काम कर रही है और स्टेट्स अपने लिए कानून बना रहे हैं लोगों के लिए और उनके लागू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है कि जो सेंटर है वो क्या कर सकती है, स्टेट्स के नेम चेंज कर सकती है, पर वो कोई ऐसा नहीं कर सकती कि सारी स्टेट्स को जोड़ के एक स्टेट बना दे।
कि सारी स्टेट्स को तोड़ दे और एक ही स्टेट बना दे, ऐसा नहीं कर सकते। यूनियन है स्टेट्स का, ड्यूअल पॉलिटी चलती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हैं, जैसे सीएम है आपका, गवर्नर है आपका, सेंटर में आपका पीएम है, प्रेसिडेंट है। तो यहाँ हम क्या बता सकते हैं, इंडिया में क्या ड्यूअल पॉलिटी है। उसका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जैसे कि आपने देखा होगा, लोअर हाउस रिप्रेजेंट करता है पीपल को, जो आपका लोकसभा है, एंड अपर हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फेडरल यूनिट्स को, जिसमें आपके एमपीज बैठते हैं, एमएलएस बैठते हैं, ठीक है। एमपीज होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हो गए आपके पास, जिसमें नॉमिनेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे, 12 है नॉमिनेटेड भी, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन बैठते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड जो है। उसके देखो यहाँ क्या शो हो रहा है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, आपके 2 हाउसेज है, एक लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा है कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पढ़ भी सकते हो, आर्टिकल 79 के तहत क्या है, द यूनियन पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज। अपर हाउस को हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब कि राज्यसभा, वेयर हुज मेंबर आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्ट करती है उनके मेंबर्स को। जो कौन होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जैसे हरियाणा की विधानसभा अपने कुछ भेज रही है एमएलए, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखो आपके पास आ जाता है सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, की जुडिशरी की सुप्रीमेसी है, रूल ऑफ लॉ लगता है। यहाँ कोई एक पर्टिकुलर इंसान ये नहीं कह सकता पीएम जो मोदी है कि मैं जो कानून बनाएगा आपको मानना ही पड़ेगा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट है तो वो कानून क्या हो जाता है, नल एंड वाइड क्रिएट कर देते हैं मुझे। चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट भी आपके लिए ऐसा कानून बना रही है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है उसके विरुद्ध जा रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो सुप्रीमेसी क्या है, जुडिशरी की। जो आपका 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑर्गन है आपका जुडिशरी। तो किसका रूल ऑफ लॉ चलता है इंडिया में, तो यहाँ क्या आपकी सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी है। यहाँ भी इसलिए बोल सकते हैं कि फेडरल कुछ कुछ पॉइंट से शो हो सकता है। अगर यूनिटरी फीचर्स की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसे हम बोल सकते हैं कि यूनिटरी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन की, यू सेंटर के पास ज़्यादा पावर है या सेंटर स्ट्रोंग है इंडिया में, कैसे बोल सकते हैं। देखो के.एम. मुंशी ने एक बात कही है, श्री के.एम. मुंशी बोलते हैं इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन बट अ यूनियन। प्रोफेसर जो ये के.सी. वियर है ओपाइंस करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज क्वासी फेडरल है। ये आपने इनकी डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है आपने इंट्रोडक्शन में, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी, इनका नाम हमेशा ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गया चाहे मेंस के लिए जाओ, ये आता ही आएगा ही आपको, ठीक है। हम देख लेते हैं यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं। देखो किससे हम कह सकते हैं कि इंडिया है जो वो सेंटर के पास ज़्यादा पावर है या सेंटर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैसे, एब्सेंस ऑफ द वर्ड फेडरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन का कोई वर्ड मेंशन नहीं है। आर्टिकल जो 1 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, कि सारी स्टेट्स का यूनियन होगा। यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि इंडिया की कौन सी स्पिरिट है, यूनिटरी स्पिरिट है। डिवीजन है सब्जेक्ट इन फेवर ऑफ द सेंटर, कि सेंटर के फेवर में ज़्यादा सब्जेक्ट दे रखे हैं, 98 जैसे सब्जेक्ट्स है, यूनियन लिस्ट है। कॉन्करेंट में भी क्या है, अगर दोनों के कानून में कन्फ्लिक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट और किसमें है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो किसका प्रिवेल कर जाएगा, आपका यूनियन का कर जाएगा। इसलिए क्या है आपके पास, हम बोल सकते हैं सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंक्रोचमेंट ऑफ द सेंटर इन स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में, वो स्टेट लिस्ट में भी जा सकती है। वो कौन कौन से सर्कमस्टांसिस है जब सेंटर जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कानून बना सकती है। द यूनियन गवर्नमेंट जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट के लिए कब कानून बना सकती है, ऑन एनी सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो मोदी है, पीएम है, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कोई ट्रीटी कर आते हैं यूएसए के साथ या रशिया के साथ कि यहाँ हम एक प्रोजेक्ट चलाएंगे हरियाणा स्टेट के अंदर, यहाँ वहाँ के जो लोग होंगे, रशिया के लोग होंगे, वो यहाँ के थोड़ा बहुत देखेंगे कि कैसे फैक्ट्रीज यहाँ इस्टेब्लिश कर सकते, कोई ऐसी ट्रीटी पास कर ली, तो क्या हो गया, है तो वो स्टेट हरियाणा के लिए, पर क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रीटी कर ली फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, तो वहाँ का जो प्रोविजन होएगा, तो इसके रिगार्डिंग क्या होएगा, यूनिटरी गवर्नमेंट जो है आपकी यूनियन पार्लियामेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आके वहाँ कानून बना देगी कि हाँ जी यहाँ फैक्ट्री लगानी है उन्होंने, यहाँ वो अपनी कोई एक्सरसाइज करेंगे, इस तरीके से। देखो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा डिक्लेयर कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस, कि ये नेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस के लिए, तो हम इसे कानून इसलिए हम इस पे बनाएंगे।
देयर आर सम सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट में, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं स्टेट लिस्ट में जिसका रिगार्डिंग विच द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट नेसेसरी होता है, कि अगर आपने कानून बनाना तो प्रेसिडेंट से पहले अप्रूवल लेना होगा। तो ये चीज़ें हम देख के कह सकते हैं कि आपका जो सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ एक पॉइंट भी था जो रह गया है कि काउंसिल ऑफ स्टेट कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, पास करना पड़ेगा पहले राज्यसभा को इस इफेक्ट के लिए कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ही हम उनसे मांग रहे हैं कि वो यूनियन गवर्नमेंट इस पे कानून बनाए। कैसे? मेजोरिटी बाय मेजोरिटी एंड सेंटर गेट्स द राइट टू लेजिस्लेट ऑन दैट सब्जेक्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए वो उस सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं कोई सेपरेट। अब दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कैसे कह सकते हैं इंडिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा है देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ स्टेट्स का अपना कानून नहीं है। ठीक है, पहले देखो क्या होता था, अभी 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास करा है। जम्मू JNK का क्या था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, पर 2019 के बाद ये भी खत्म हो गया। अब वहाँ भी किसका कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, क्योंकि अब वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी बन गया जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या हो गया, अब वहाँ का भी अपना संविधान एंड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब कोई स्टेट का अपना, हरियाणा का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पंजाब का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो करेगी हर स्टेट जो इंडिया के अंदर है। ठीक है, सिटीजनशिप है, एक ही सिटीजनशिप है आपके पास इंडिया की, कोई पर्टिकुलर, चाहे आप किसी भी राज्य के हो, किसी भी शहर के हो, कस्बे के हो, पर आप कहलाओगे क्या? इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। तो आपके पास यहाँ हम बोल सकते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट है। जुडिशरी क्या है? सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, एक ही पिरामिड फॉलो हो रहा है आपका। कैसे फॉलो हो रहा है? देखो यहाँ आपका आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स बॉडी है। यहाँ आपका क्या आता है? हाई कोर्ट आ जाते हैं स्टेट्स वाइज। उसके बाद यहाँ आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यही सिस्टम फॉलो हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, चाहे आप किसी भी स्टेट में चले जाओ। कोई भी अपील में आपने अपने जैसे डिस्ट्रिक्ट में केस डाला, सिविल केस डाला, उसके बाद आपने क्या हुआ, अपील में आप हाई कोर्ट जाओगे। जैसे अगर हरियाणा का कोई है या पंजाब का कोई केस है, अपील में कहाँ आएगा? वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आएगा। यहाँ से जितने भी केस होएगा वो अपील में कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है, कोई भी स्टेट का, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, अपील में जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। चाहे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का केस, अपील में कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है आपका। ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब एमरजेंसी लग जाती है, जो फेडरल स्ट्रक्चर किस में चेंज होता है? यूनिटरी में चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई एक पर्टिकुलर स्टेट की, जैसे उत्तराखंड में इतनी बारी क्या लग गया? प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो इससे क्या हो जाता है आपका? फेडरल गवर्नमेंट किस में चेंज होती है? आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट में चेंज होती है, क्योंकि सेंटर का रूल लग जाता है वहाँ। गवर्नर क्या होता है? एक्ट करता है एजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का। गवर्नर को देखो कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो किसकी बात मानेगा? और वहाँ वो काम की कहाँ करता है? स्टेट में काम करता है। ठीक है, जब स्टेट में इमरजेंसी लगानी है, जैसे मैंने कहा हरियाणा में इमरजेंसी लगानी है, तो प्राइम मिनिस्टर हरियाणा के गवर्नर से पूछेगा। हरियाणा का जो गवर्नर है उसे किसने इलेक्ट करा है? प्रेसिडेंट ने, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो किसका एजेंट है वो? सेंटर का एजेंट है, जो स्टेट में आके बैठा हुआ है, स्टेट की मशीनरी को रन कर रहा है। कोई भी कानून जो CM पास करेगा अपनी विधानसभा में, किसके ऊपर किसके साइन होंगे? स्टेट अगर कानून पास करना चाहिए, गवर्नर के। गवर्नर और किसका एजेंट है? सेंटर का एजेंट है। देखो, और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है न्यू स्टेट्स को, चेंज कर सकता है बाउंड्रीज ऑफ ओल्ड स्टेट एंड कैन रीऑर्गेनाइज भी कर सकता है स्टेट को। जैसे अभी बात उठी है कि कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, वो हरियाणा में आ जाएंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, वो कहाँ चले जाएंगे? उत्तराखंड में। इस तरीके से रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल दूं, यूपी को तोड़ के क्या बनाया? उत्तराखंड बनाया गया है। ठीक है, पंजाब जो था, पंजाब में से क्या निकला? हरियाणा निकला है। इस कारण हम कह सकते हैं कौन कर सकता है? पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है न्यू स्टेट्स को। किसी स्टेट का एरिया भी बढ़ा सकता है, किसी का स्टेट का एरिया कम कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, यहाँ तक कि नाम भी चेंज कर सकता है किसी स्टेट के। ओडिशा हो गया आपका, उड़ीसा से उड़ीसा हो गया। तो कौन कर रहा है? ये पार्लियामेंट कर रही है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू स्टेट्स।
उसके बाद सेंट्रल सुप्रीमेसी इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है आपने, स्टेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? नहीं। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। अभी जम्मू कश्मीर की बात उठी है तो किसने अमेंडमेंट करी है? पीएम कौन है? यूनियन गवर्नमेंट है आपकी। लोकसभा के अंदर एक्ट पास हुआ है ना, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ी पास हुआ है। तो यूनियन गवर्नमेंट चेंज कर सकती है आपका स्टेट के लिए, कोई कानून फ्रेम कर सकती है। तो किसकी सुपरमेसी चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज है, हम यहाँ बोल सकते हैं कि आपके जो आईएएस के पेपर आप दोगे, यूपीएससी के पेपर दोगे, सेंट्रल लेवल की कहते हैं जॉब है। और सर्व वो कहाँ कर रहे हैं? वो किसी भी स्टेट में सर्व कर देता है आईपीएस ऑफिसर आपका। पेपर उसने ऑल इंडिया सर्विसेज का दिया, आईएएस आईपीएस का। एक 3 होता है ना, आईपीएस होता है, एक आईएएस होता है, एक आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये क्या होता है? ये ऑल इंडिया सर्विस है। आपका पेपर कौन ले रहा है? यूपीएससी ले रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है। पर आपकी जॉब कहाँ लग जाती है? आप कह देते हो ये हरियाणा कैडर में चला गया। ठीक है, पंजाब के आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जब बन जाते हो डीएम, वहाँ के मैजिस्ट्रेट वो डिस्ट्रिक्ट डीएम बन जाते हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाते हो। ठीक है, डीसी बन जाते हो आप। तो ये क्या होता है आपका ऑल इंडिया सर्विस से हमें पता लग जाता है कि आपकी यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लानिंग आपकी कौन कर रहा है? सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन है, प्राइम मिनिस्टर जिसका चेयरमैन है, जिसके अंदर सारे सीएम वगैरह भी आ रहे हैं। पर उसका चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन गवर्नमेंट है। तो अगर किसी स्टेट के लिए प्लानिंग भी करनी है, प्लानिंग कमीशन अगर आप देखा जाए तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि आपका यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है इंडिया में। फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स ऑन सेंटर, जैसे कुछ गरीब राज्य है, सेंटर उन्हें फंड देता है। जैसे असम है, वहाँ के किसानों के लिए कौन कर रहा है? कौन लॉ बना रहा है? यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर जो है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है आपका? उसकी अपॉइंटमेंट कर रहा है आपका प्रेसिडेंट, अपॉइंट कर रहा है फाइनेंस कमीशन को। जो कि हम बोल सकते हैं यूनियन यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, देखो, और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? रिसोर्सेज को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर और स्टेट में कैसे रिसोर्सेज बटेंगे वो कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या है इसका काम? क्या है? रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ए गिवन डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स में। तो इसलिए हम यहाँ भी बोल सकते हैं इंडिया में कौन सा स्ट्रक्चर है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 15th पॉइंट आपका आता है यूनियन पार्लियामेंट कैन अबॉलिश एंड रिवाइव द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यूनियन पार्लियामेंट रिवाइव भी कर सकती है। जैसे अब आपके जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है? लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। अगर आप स्टेट्स में आ जाओगे तो आपका क्या होता है? स्टेट्स असेंबलीज आपकी हो जाती है विधानसभा जिसे बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस स्टेट में भी हो सकते हैं। दिल्ली है, दिल्ली में आपकी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। पर अगर आप हरियाणा साइड आ जाओ तो आपकी सिर्फ विधानसभा है। तो ये कौन बना सकता है? 2 हाउसेज भी लेजिस्लेचर में स्टेट की, वो भी आपकी यूनियन पार्लियामेंट बना सकती है और अबॉलिश भी कर सकती है। ठीक है, देखो, द यूनियन पार्लियामेंट बाय टोटल मेंबर इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट पासिस अ रेजोल्यूशन विथ क्लियर मेजोरिटी के साथ ऑफ 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स एंड वोटिंग रिगार्डिंग एंडिंग और रिवाइव करना हमने लेजिस्लेटिव असेंबली को, कि लेजिस्लेटिव असेंबली को हमने ख़त्म करना है या बनाना है, एंड रिक्वेस्ट करती है सेंटर को फॉर द सेम के लिए। तो यूनियन पार्लियामेंट क्या कर सकती है? रिवाइव भी कर सकती है और एंड भी कर सकती है। किसे? लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है अपर हाउस होता है आपका स्टेट असेंबली में, लोअर हाउस आपका विधानसभा होता है, अपर हाउस आपका विधान परिषद होता है। तो ये विधान परिषद को एंड करना और दोबारा से बना देना अपर हाउस को स्टेट्स असेंबलीज में किसका काम है? पार्लियामेंट का है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि आपका यूनियन पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है। सेंटर के पास राइट है डिप्लॉय आर्म फोर्सेज इन स्टेट, आर्म फोर्सेज लगाने हैं, सेंटर के पास राइट है, स्टेट के पास राइट नहीं है। अ प्रोविजन हैज बीन मेड इन बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 257A इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट, कि जो सेंटर है वो डिप्लॉय कर सकती है आर्म फोर्सेस को स्टेट में, जो एक्ट करेंगे किसकी डायरेक्शन ऑफ द स्टेट, सेंटर की डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेंगे। बीएसएफ की थोड़ी आर्मी लगा दी आपने। ठीक है,
कुछ सीआरपीएफ लगा दिया, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट्स में, ठीक है। इसलिए कंक्लूजन जो आ जाता है, जो सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं, इंडियन सिस्टम जो है फेडरेशन का भी स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ टैलेंट थी। इस यहाँ का फेडरेशन है इंडिया में, हम ये नहीं कह सकते फेडरेशन नहीं है, पावर्स कुछ हद तक डिवाइड है यूनियन और स्टेट में, पर सबसे ज़्यादा क्या है, सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन कैसा है, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर देखो होना भी जरूरी है। अगर देखो सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा, अगर राज्य बटे हुए हैं आपस में, पंजाब अपना है, हरियाणा अपना, उत्तराखंड अपना है, अगर इन्हें सेंटर इन पे ध्यान नहीं देगा तो ये क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे अपना राज्य, ये दूसरे पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाएंगे, अपनी बाउंड्री पाकिस्तान में शिफ्ट कर लेंगे कि आज से हम वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये कह देगा मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ, ये कह देगा मैं श्रीलंका जा रहा हूँ, ऐसे क्या हो जाएगा, इंडिया टूट जाएगा। इसलिए सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी अंग्रेजों ने अपना के हमारे देश पे 250 साल 200 साल राज कर लिया था। इसलिए हमें वहाँ से सबक मिला है कि हमारे को ब्रदरहुड की फीलिंग रखनी है। सबसे पहले हमने फेडरेशन को इसलिए अडॉप्ट करा है कि यूनियन गवर्नमेंट है, हर स्टेट पर ध्यान नहीं दे सकती, हर एरिया, हर लोकल एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट है, उस पर प्रधानमंत्री को नहीं पता कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, यहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत है, कि एज़ कम्पेयर टू केरला में, जैसे आपका केरला स्टेट है, वहाँ क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू यूपी एंड बिहार। तो वहाँ हम इक्वल फुटिंग पे नहीं चला सकते ना। असम के किसान है वो गरीब है, पंजाब हरियाणा के किसान थोड़े ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि सेंटर को प्रॉब्लम नहीं पता एरिया वाइज, लोकल एरियाज की क्या है, तो ही हमने फेडरेशन को अडॉप्ट करा है। पर फेडरेशन को अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम यूनियंस या अब इंडिया से ही बाहर सोचने लग जाए। हमारे लिए सबसे पहले हमारी कंट्री है, इसीलिए फेडरेशन की ज़रूरत है इंडिया के अंदर, क्योंकि अंग्रेजों ने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी डिवाइड एंड रूल की, इसी कारण हमारा इंडिया में हम गुलामी रहे, इंग्लैंड ने आकर राज करा 250 साल तक, ठीक है। इसलिए देखो अब ये आ भी गया क्वेश्चन कि वाई सेंट्रलाइज फेडरेशन इन इंडिया की क्यों ज़रूरत है। सबसे बड़ा कारण क्या, पास्ट एक्सपीरियंस। सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ वीक पड़ जाती है वहाँ हम क्या बन जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं। पीपल रिमेन डिवाइडेड ड्यू टू म्यूचुअल कंफ्लिक्ट होती है, मुस्लिम आपस में बटे हुए, पोर्टुगीज बटे हुए, फ्रेंच ब्रिटिश रूलर ने क्या करा, इन सब का इनका फायदा उठाया कि हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट दो और राज कर रहे हैं। जहाँ आपका सेंटर वीक हो गया तो वहाँ दूसरा देश आके हमारे पे राज करना शुरू कर देगा। तो सेंटर का जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। टाइम की नीड है, आज के टाइम की नीड है। जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बन रहा था ना, सर्कमस्टांस ऐसे थे जहाँ सेंटर को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था। द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो नेसेसिटी थी फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो आपके राज्य बटे हुए थे ना, जिसमें राजा आपकी जो रियासतें थी उनको एक करने के लिए सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग था, होना चाहिए था। वरना सब कह रहे थे कि हम हैदराबाद का राजा इतनी सबसे लास्ट में जाके इंडिया के साथ जुड़ा, वो कह रहा था नहीं मैं तो अपना अलग बना लूंगा। हम हरियाणा वाले कह देंगे हम अपना देश अलग बना लेंगे, पंजाब कहेगा हम अपना देश अलग बना लेंगे, तो ऐसे क्या होगा, इंडिया टूट जाएगा। तो यूनियन ऑफ स्टेट बहुत जरूरी है, तो ही हमारे इंडिया के लिए बेनिफिट होगा। इसलिए सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, वरना हम क्या हो जाएंगे, हम स्लेव बन जाएंगे दूसरी कंट्रीज के। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल सोवरेनिटी, वही सोवरेनिटी दो तरीके की होती है, जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। एक आपकी इंटरनल सोवरेनिटी होती है, एक एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हम अपने लिए कानून बना रहे हैं, मेरे को पाकिस्तान आके नहीं बता रहा इंडिया को कि आप आइए कानून बनाओ, मैं यूएसए से पूछ के कानून नहीं बना रही हूँ अपने देश के लिए, मैं एक्सटर्नली भी फ्री हूँ, इंटरनली भी फ्री हूँ। तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास फॉर द बैलेंस प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, इंडिया की बैलेंस प्रोग्रेस के लिए। कुछ राज्य है अमीर है, कुछ राज्य गरीब है। अगर हर राज्य अपने अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा तो कुछ राज्य तो सही फुटिंग में चले जाएंगे, कुछ तो एकदम ही गरीब हो जाएंगे। तो अगर बैलेंस प्रोग्रेस करनी है इंडिया में तो सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, कि एक ऊपर हमारा हेड बैठा है कि जो कमजोर है वो उसकी हेल्प करे। तो इस तरीके से बैलेंस प्रोग्रेस के लिए इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो कुछ जैसे किसान है, या हम हरियाणा के जो किसान है उन पर टैक्स लगा देते हैं थोड़ा बहुत, पर असम के जो किसान हो गए या यूपी का किसान हो गए उनको सब्सिडी मिलती है। क्यों मिलती है?
ताकि वो भी अपनी प्रोग्रेस कर सके। कहते हैं ना, अमीरों पे टैक्स लगाओ, गरीबों को सब्सिडी दो, ये कारण है। क्यों है? क्योंकि बैलेंस कर सके हम। ये नहीं कि एक जो है आपका तराजू का पलड़ा ऊपर जाए और एक बिल्कुल नीचे। इसलिए तो बैलेंस करने के लिए सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सल ट्रेंड है सेंट्रलाइजेशन का। यूनिवर्सल मतलब कि हमने ज़्यादातर देखा है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो सेंट्रलाइजेशन को फेवर करा गया है। क्यों करा गया? कभी भी इकोनॉमिक्स क्राइसिस आ सकते हैं, स्टेट ध्यान दे देगा, स्टेट इतना स्ट्रांग हो जाएगा, सेंटर आके इकोनॉमिक्स क्राइसिस से बचाता है। या अगर आप फैमिली में भी देख सकते हो, चाहे सारे अपना अलग अलग कर रहे हैं पर कुछ ऐसे क्राइसिस हो जाते हैं जहाँ हमें एक अपने ऊपर हेड को देखना पड़ता है, जो हेड होता है वो आके संभाल लेता है। तो वैसी इंडिया भी इतनी सारी फैमिलीज ही है एक किस्म से। तो जैसे फैमिली में स्ट्रक्चर एक रूल फॉलो होता है, वैसे हम इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आपने छोटे एग्जाम्पल से बड़े के साथ कंपेयर करो तो आराम से आप समझ सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, वेलफेयर स्टेट के लिए तो यूनिवर्सल ट्रेंड है सेंट्रलाइजेशन के लिए। सब्जेक्ट ऑफ लोकल सिग्निफिकेंस हैज बिकम ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस। कुछ लोकल सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, टिल यस्टरडे द सब्जेक्ट विच वर ऑफ लोकल सिग्निफिकेंस के थे, आज वो नेशनल सिग्निफिकेंस के बन चुके हैं कि उसमें सेंटर का इंटरफेयर्स करना बहुत ज़रूरी है। अब है ओल्ड ट्रेडिशन और स्ट्रॉन्ग सेंटर। वही बात है कि सेंटर जो ओल्ड ट्रेडिशन से हम हिस्ट्री से देखा गया है कि सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, ग्लोबल विलेज है, होल वर्ल्ड है। आप पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी थी 1991 में, कौन सी? एलपीजी पॉलिसी है इंडिया की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस कारण क्या है, सेंटर जो है ट्रीटीज कर रहा है बाहर जाके, तो सेंटर ज़्यादा पावरफुल है इसके अकॉर्डिंग। तो कंक्लूड हम कर सकते हैं कि जो बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस रिटन अबव, टुडे देयर इज नीड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। कॉम्पिटिटिव की नहीं है, कोऑपरेटिव की, एक दूसरे का साथ निभा के हम आगे इंडिया की प्रोग्रेस कर सके। तो कॉम्पिटिटिव नहीं करना कि हर स्टेट कॉम्पिटिशन कर रही है एक दूसरे के साथ, हमने कोऑपरेटिव रखना है फेडरलिज्म को। उसके बाद देखो ये नीति आयोग आ जाता है, इसका आप कॉम्पोजिशन देख सकते हो अगर आपके सिलेबस में है अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नीति आयोग कब बना? 2015 में आई है, इम्प्लीमेंटेशन इसकी 1 जनवरी 2015 में। ये देखो यहाँ, ये देख सकते हैं हम, प्लानिंग कमीशन को इसने ओवर हटा दिया। इसका चेयरमैन कौन? आपका प्राइम मिनिस्टर है और डिफरेंट मेंबर्स हैं। कॉम्पोजिशन आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं? थिंक टैंक है, स्टेट के लिए सोचना। उसके बाद आपके आते हैं, ये आप देख सकते हो अगर आपके सिलेबस में है। फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल इन फॉर्म, यूनिटी एंड स्पिरिट। यहाँ आपने दोनों लिखना है, फेडरल फीचर भी लिखना है, यूनिटरी फीचर भी लिखना है, और क्यों ज़रूरत है इंडिया में फेडरेशन की वो भी लिखना है आपने। उसके बाद आपने इसमें सर एवर्जेनिन की वो देनी है, डेफिनेशन देनी है, केसी वियरे की देनी है। ठीक है, और उसके बाद कंक्लूड कर देना है जैसे आप क्वेश्चन करते आए हो। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये भी देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।